फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो साइंस के पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं बेसिकली डायरेक्टली आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पीपल लर्न एग्रीकल्चर अराउंड 10,000 BCE. Growing same type of plants on large scale is called as crop. ओके, सो अभी कौन से टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है? तो 2 टाइप्स है, खारिफ एंड राबी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो और आप भी नोट्स में मेंशन कर दो। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही है। ग्रोन इन रेनी सीजन, बेसिकली कब उगाए जाते हैं? रेनी सीजन में, मतलब जून से लेकर सितंबर तक। एंड ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि राबी क्रॉप्स है, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च में ग्रो किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? खारिफ के एग्जाम्पल्स है पैडी, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। अब इसको याद करने का तरीका मैं इजी बताती हूँ। इनका जो फर्स्ट इनिशियल्स अगर आप लोगे तो उसका बनेगा MPSC, मतलब मेज, पैडी, सोयाबीन, कॉटन, ऐसे याद करना है, ठीक है। और उसको चाहिए तो क्लाउड में बना दो, मतलब क्लाउड मतलब रेन। कब होती है रेन? जून से सितंबर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कब है? अक्टूबर से लेके मार्च में होते हैं, विंटर सीजन में। तो वहाँ पे है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी। सो अगर बेसिकली आपको MPSC याद रह जाता है तो बाकी के जो भी क्रॉप्स आते हैं वो आप इजीली राबी के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो आपको राबी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिसेस इन क्रॉप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बेसिक प्रैक्टिस होती है क्रॉप की प्रोडक्शन की, वो क्या होती है, या फिर स्टेप्स क्या है उसके। सो ये उसके स्टेप्स है, वो याद कर लेने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, फिर उसको सोई मतलब सीड्स है वो सॉइल के अंदर सो करते हैं। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करके, फिर इरिगेशन मतलब पानी वाला इरिगेशन प्रोसेस करते। फिर प्रोटेक्ट करते वीड्स से। वीड्स मतलब क्या? जो अनचाहे प्लांट्स है, जो हमें नहीं चाहिए होते क्रॉप्स के साथ, उसको हटाना। हार्वेस्टिंग मतलब जब सब निकल जाता है तो उसको हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट होने के बाद जो क्रॉप है वो स्टोर करते हैं हम, ठीक है। सो ये 7 स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। इसको आप PSAIPHS इस वे में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपेयरिंग कैसा होता है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लगिंग। लूज और ये क्यों करना होता है? इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो रूट है वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है, और सॉइल के अंदर एयर भी जाए, जिससे कि बेटर न्यूट्रिएंट्स मिक्स होए सॉइल के साथ। इन सब की चीज़ों के लिए हमें सॉइल को पहले तैयार करना पड़ता है, ठीक है। फिर एक बार सॉइल तैयार हुआ, फिर हम उसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से जो है वो खोना चालू करते हैं, मतलब प्लगिंग होई, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, उन सब चीज़ों से हम प्लग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो खेती में ऐसे हम यूज़ करके बनाते हैं लाइंस। वो होने के बाद हम उसमें सो करते हैं, मतलब हेल्दी, क्लीन, डिजीज़ फ्री सीड्स जो है वो हम उसमें एक एक सीड्स डालते हैं, ठीक है। जो भी उसमें डैमेज सीड्स है वो पानी के साथ ऊपर आके वॉश अवे हो जाती है। सो मेथड्स ऑफ सोइंग। सोइंग के भी 2 मेथड्स है, एक ट्रेडिशनल और एक सीड ड्रिल, ठीक है, जो हम ट्रैक्टर के यूज़ से करते हैं। और ट्रेडिशनली मतलब जो ऐसे एक टूल होता है, उसके साथ आप जब लेग के साथ चलोगे तो वहाँ से एक एक जो सीड है वो गिरता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अभी हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट्स, एनिमल और वेस्ट जो होता है, जो हमें प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से मिलता है, उसको मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। मैन के लिए यूज़फुल मैन्योर, ऐसे याद रखना है। एंड फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल्स आता है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है।
सो एडवांटेज क्या है मैन्योर का, इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, इसलिए मैन्योर यूज़ करना चाहिए। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है सॉइल में, ठीक है। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, सो इन सब चीज़ों से क्रॉप भी अच्छे से ग्रोथ करता है। बट अगर हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो उससे क्या क्या हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, जो सॉइल है फर्टाइल जो है, मतलब जो हम बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्गनेस होती है सॉइल में वो चली जाती है, फिर फर्टिलिटी चली जाती है। तो हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, मैन्योर यूज़ करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल हम हर बार एक क्रॉप होने के बाद दूसरी क्रॉप्स लगाते, दूसरी खेती करते, तभी हमें रोटेशन करना चाहिए, मतलब वो जो सॉइल है उसको ऊपर नीचे घुमाने चाहिए, ठीक है, जब हमारा एक जो क्रॉप है वो निकल जाता है तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल फर्टिलिटी उससे मेंटेन रहती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगोमाइनस प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अभी ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में एक्सप्लेन करती हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो ये एक प्रोसीजर है जो एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ करने के लिए ये प्रोसीजर होता है, जो हम प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ फॉर प्लांट्स। हम डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट्स ले नहीं सकते, राइट। सो इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करके देना है। कैसे कन्वर्ट करके देंगे, हम उसको कंपाउंड्स में जैसे अमोनिया, नाइट्राइट्स उसमें डाल के भी दे सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो रिजोबियम बैक्टीरिया नाम का जो एक होता है बैक्टीरिया, वो रूट्स के थ्रू वो सप्लाई करता है प्लांट्स को, ठीक है। सो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक तरीका होता है जो सॉइल के थ्रू होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जब लाइटनिंग होती है, जो लाइट होती है, जब बिजली कड़कती है तो वो जो उसकी जो लाइट से नाइट्रोजन निकलता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। एंड वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रेन वाटर, वो बारिश के साथ ऐड होके सॉइल में जाता है, ठीक है। सो वैसे भी एटमॉस्फेरिक में उसका यूज़ करके फिक्सेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र में। सो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, लेकिन मैन्योर जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। दिस इज़ गुड बट दिस इज़ नॉट। प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उसमें ह्यूमस नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। पर मैन्योर में फील्ड में ही बनाया जाता है, ह्यूमस होता है और लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब जो एक ऐसी पाइप आपने देखी होगी जो फार्म में क्रॉप्स को पानी देने के लिए फिर ऐसा पानी निकलता है उसमें से, ठीक है। और एक होता है जो ड्रॉप मेथड, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो प्लांट्स के पास वो लगाए जाते हैं, तो उसको ड्रिप इरिगेशन मेथड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे इरिगेशन मेथड होते, तो वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो वो वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स, रिवर्स, कैनल्स के थ्रू यूज़ होते। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स, मोट, चेन पंप, देखली, राहत, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आते हैं, ठीक है। सो MCDR। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स, जो कि
स्प्रिंकलर सिस्टम होती है यूज़फुल अनइवन लैंड के लिए, जहाँ पे ज़मीन ऊंची नीचे होती है तो स्प्रिंकल सिस्टम से पानी पहुँचाया जाता है। दूसरी मेथड है ड्रिप सिस्टम, जो पानी को बचाता भी है और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो प्लांट्स को पानी देते जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, उसको हम वीड्स बोलते हैं, राइट। केमिकल्स यूज टू किल वीड्स आर कॉल्ड एज विडिसाइड्स। जो केमिकल्स हम वीड के लिए, वीड को मारने के लिए यूज़ करते हैं, उसको विडिसाइड्स ऐसे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। कटिंग मैन्योर क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप बन जाता है उसको काटने का जो प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसमें से हम फिर ग्रेन्स, जो भी हमारे ग्रेन्स है उसको अलग निकालते हैं, उसको थर्सिंग बोलते हैं। फिर सेपरेटिंग हायर कार्फ यूजिंग विंड इज़ कॉल्ड एज विनोइंग। जो भी हमारा धान होता है उसको, उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें होती है उड़ाने के लिए हमने विंड के अंदर पकड़ते, राइट। सो विंड के वजह से वो अलग होता है, सेपरेट होते हैं वो चीज़ें, राइट। सो इस मेथड को हम विनोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कंबाइन मशीन। मशीन्स भी यूज़ होते हैं जहाँ पे हार्वेस्टिंग और थर्स्टिंग दोनों साथ में होता है। फिर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है वो कौन से पोंगल, बैसाखी, ओनम, बिहू। ओके, ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टोरेज। जब स्टोरेज की बात करते हैं तो ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड। जब उसको स्टोर करने के पहले जो ग्रेन्स वो प्रॉपरली हमारे सूखे हुए होने चाहिए। ओके, लार्ज स्केल पे जो स्टोर करके रखते हैं उसको हम सिलॉइज ऐसे बोलते हैं और ग्रैनरीज ऐसे बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखो। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन में बड़े बड़े जो सैक्स है, या जो ऐसे आपने इमेज देखी होगी, ऐसे कंटेनर टाइप चीज़ें होती है, वहाँ पे ये स्टोर करके रखे जाते हैं बहुत बड़े लार्ज स्केल पे। सो उसको सिलॉइज एंड ग्रेनरीज बोलते हैं। और उसमें इंसेक्ट्स ना हो इसलिए उसमें नीम के लीव्स हम डालते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हस्बेंड फॉर फूड एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट वन लाइन नोट्स हमने आज का इम्पॉर्टेंट पढ़ा कि खारिफ जो है वो रेनी सीजन होता है, राबी विंटर सीजन, ड्रिप इरिगेशन सेव मैक्सिमम वाटर, राइजोबियम होता है नाइट्रोजन के लिए, और सिलोसिस स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस हमेशा बन के आते हैं वो यहाँ पे है। लेट्स अभी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। क्रॉप विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, पैडी। लॉट्स ऑफ वाटर आ गया, मतलब रेनी सीजन के जो क्रॉप्स है उसमें के एग्जाम्पल्स आपने देखने हैं, राइट। नेक्स्ट है विच प्रोसेस लूजेज द सॉइल, टाइलिंग। टाइलिंग के वजह से सॉइल लूज कर सकते हैं। विच मशीन इज़ यूज यूनिफॉर्म सोइंग के लिए, सीड ड्रिल। विच इरिगेशन सिस्टम सेव्स वाटर, ड्रिप इरिगेशन। बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन, राइजोबियम। Which machine perform harvesting and thirsting together, combined machine. यहाँ पे मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताती हूँ, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जो लार्ज स्केल में फॉरेस्ट या ट्रीज़ होते हैं उसको कट करना, ठीक है, कट करना ट्रीज़ और फॉरेस्ट को, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सो उसके कॉजेज़ क्या है, अगर उसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ दूसरी जगह पे जाएंगे, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़ बनेंगे फिर, ठीक है। और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया, अगर हमने ट्रीज़ कट किए तो क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है, सॉइल इरोजन होगा, वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी, CO2 नहीं बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी डिफॉरेस्टेशन से। तो इसको बचाना कैसे, ट्रीज़ लगा के, राइट। नेक्स्ट होता है एक अफॉरेस्टेशन, जिसमें हम न्यू ट्रीज़ लगाते हैं जो बैरन लैंड्स है, एरियाज़ है वहाँ पे,
जहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, मतलब जहाँ पे अभी कट हो चुके हैं तो वहाँ पे वापस से जो ट्रीज़ लगाना है उसको अफॉरेस्टेशन करते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सॉइल प्रिवेंट करता है, रेनफॉल लाता है, पोल्यूशन कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड एज। जो लेयर होती है ऊपर की सॉइल की, वो हवा और पानी के वजह से वो धुल जाती है, राइट? वो फर्टाइल नहीं रहती, उसका जो फर्टाइल लेयर होता है वो निकल जाता है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। और ये किस किस के वजह से होता है? कॉजेज़ क्या है इसके? सो अभी हमने एक देखा, डिफॉरेस्टेशन के वजह से होता है, फ्लड के वजह से, पानी के वजह से ऊपर का लेयर निकल जाएगा। ठीक है, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड जब होती है, ओवर ग्रेजिंग, एक्सेसिव फार्मिंग, मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा फार्मिंग अगर हो गई और आपने कुछ ध्यान नहीं दिया उसके वजह से। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं फिर? अगर सॉइल इरोजन हो गया तो क्या होगा? लॉस होगा फर्टिलिटी का, फर्टाइल सॉइल चला जाएगा, फिर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं बनेगा, फिर वो एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेजर्टिफिकेशन, राइट? वहाँ पे झाड़ पौधे कुछ नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, वो है फोर्थ पॉइंट, एरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सीटेट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। एरिएशन मतलब प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब एयर जो है वो सॉइल के अंदर जानी चाहिए ना। सो सॉइल के अंदर जो एयर जाती आती रहती है उस मूवमेंट को एरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रूट्स को भी मिलता है फिर, ओके, रेस्पिरेशन के लिए। फिर अगर अच्छा एरिएशन रहा तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो एरिएशन जो है ये कौन से सॉइल के लिए अच्छा है? लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के लिए एरिएशन अच्छा, क्ले सॉइल के लिए पुअर होता है। ठीक है, और लोमी सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है एरिएशन। लोमी मतलब जिसमें ऐसे मिट्टी जिसमें थोड़े स्टोन्स वगैरह मिक्स होते हो। ठीक है, वो स्टोन्स उन सब की वजह से एयर जाने के लिए उसको थोड़ी गैप मिल जाती है। बट जो क्ले होता है उसमें पूरी मिट्टी होती है, उसमें गैप ही नहीं होता। सो एयर कैसे पास होगी? बराबर। सो इस चीज़ों के वजह से एरेशन किधर अच्छा होता है? लोमी सॉइल के अंदर अच्छा होता है। और एक जो है लास्ट जो कि हम करते हैं, परकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें वाटर पास होती है। एरिएशन में क्या होती है? एयर पास होती है, और परकुलेशन में वाटर पास होता है। सो ये भी एक बार हम देख लेते हैं। फिफ्थ है हमारा परकुलेशन। ठीक है, अभी ये तो पता चल गया परकुलेशन में पानी, पी से परकुलेशन मतलब वाटर पास होता है सॉइल में। ठीक है, सो ये एक चीज़ याद रखना है, जब सैंडी सॉइल होता है तो पानी फास्ट पास होता है, रेत में पानी जल्दी अंदर चला जाता है, राइट? लोमी रहा तो मॉडरेट, अगर मिट्टी भी है और पत्थर भी है तो थोड़े धीमी से जाती है। लेकिन अगर क्ले रहा, ठीक है, पूरा क्ले है, तो एकदम धीरे से पानी जाएगा ज़मीन के अंदर। ठीक है, ये पता चल गया। सो ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसके ऊपर बेस्ड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? अभी हम और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सॉइल के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम सॉइल के लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो सॉइल की जो लेयर है वो हम दो तरीके में कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्लास लिया है। ठीक है, ग्लास में नीचे पूरे पत्थर सब मिक्स है, पूरा ये पत्थरों से उस मिट्टी से भरा है।
फिर उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली है, मिट्टी भी है, थोड़े पत्थर भी है। फिर यहाँ पे पूरा क्ले है, एंड देन फिर यहाँ पे पानी है, और पानी के ऊपर कुछ जो ड्राई लीव्स, जो पत्ते हैं, ऐसे सब चीज़ें रहती है, राइट। सो जो फर्स्ट लेयर होती है ना, जहाँ पे ड्राई लीव्स एंड ऑल होते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पानी मिलता है, फिर क्ले, फिर सैंड, एंड लास्ट पे हमें ग्रेवल। सो ये जो सॉइल की लेयर है वो याद रखना है, ठीक है। ह्यूमस मतलब जो ड्राई थिंग्स होती है, जो पानी के ऊपर तैरती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। अगर आपने एक मिट्टी से भरा हुआ पानी जो ग्लास में डालोगे तो आपको ऐसे लेयर्स दिखेंगी, है ना। कुछ टाइम के बाद जब वो सेटल हो जाएगा, वो लेयर्स ऐसी दिखेंगी। सो बेसिकली लेयर्स ऑफ सॉइल उसको कनेक्ट किया है, ठीक है। एक दूसरा जो लेयर ऑफ सॉइल हम डिस्कस करते हैं वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। उसके रूट्स वगैरह इस लेयर में होते हैं। फिर यहाँ से सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है, जहाँ पे पूरी मिट्टी होती है। फिर कुछ स्टोन्स जहाँ से स्टार्ट होता है, फिर नीचे थोड़े स्टोन्स और मिट्टी दोनों आते हैं, और नीचे सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट लेयर है उसको हम ए होराइजन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा उसको इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट लेयर को ए होराइजन, ये सेकेंड लेयर है जहाँ पे रॉक्स और वो मिक्स है, उसको बी होराइजन। रॉक, बड़े रॉक, यहाँ पे सिर्फ रॉक्स थे छोटे, यहाँ पे बड़े रॉक, उसको सी होराइजन। एंड जिसमें बहुत ही बड़े हैं उसको बेड रॉक ऐसे बोलते हैं। तो ये लेयर्स ऑफ सॉइल है, ओके। ये यहाँ पे हमने लेयर्स ऑफ सॉइल डिस्कस किया है। एक छोटा सा और टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो छोटा सा मैं थोड़ा आप लोगों को समझे ऐसा डिस्कस करती हूँ। आप लोगों को अभी दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पर्कुलेशन एंड एरिएशन। पर्कुलेशन में पानी मतलब वाटर एक्सचेंज होता है, और एरिएशन में क्या होता है, एयर एक्सचेंज होती है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो पर्कुलेशन में रेट ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा जा सकता है, वैसे वहाँ पे पानी ज़्यादा अंदर ज़मीन में होल्ड करेगा वो, है ना, पकड़ के रखेगा। लेकिन ऐसे जगह पे जैसे पानी जल्दी कहाँ पे अंदर चला जाता है, जहाँ पे एयर गैप हो, ठीक है। तो पर्कुलेशन जहाँ ज़्यादा, वहाँ एरिएशन ज़्यादा, ठीक है। जितना जल्दी पानी जाएगा उतना वो एरिएशन वहाँ पे ज़्यादा है, समझा आपको। नेक्स्ट है, जब रेट पर्कुलेशन का कम हो, ठीक है, मतलब अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो ना, अगर एयर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो पानी है वो कम पकड़ेगा, ठीक है। उसके साथ एयर भी जा रही है ना, तो पानी कम पकड़ेगा। लेकिन एयर और पर्कुलेशन दोनों ज़्यादा है, यहाँ पे अगर पानी जाने का जो रेट है वो अगर कम रहा तो वहाँ पे वाटर होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन एयर कम रहेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, अपोजिट रखना है, एयर और पर्कुलेशन ऐसे याद रखना है। पर्कुलेशन और एरिएशन जब ज़्यादा रहा तो पानी कम रहता है उस जगह पे, और अगर एयर और पर्कुलेशन कम रहा तो पानी ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है, एक छोटा सा मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक बताती हूँ जो टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सो मैं ऊपर टाइप्स ऑफ सॉइल लिखती हूँ, जैसे सैंडी सॉइल आ गया, फिर स्लीट सॉइल आता है, फिर लोमी आता है, और फिर
क्ले सॉइल आता है, ठीक है। इसमें पी मतलब पर्कुलेशन मतलब पानी, और ए मतलब एरिएशन मतलब एयर, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सैंडी में कैसे होते हैं, बिग पार्टिकल्स रहते हैं, बिग स्टोन्स एंड ऑल। स्लीट में थोड़े छोटे पार्टिकल्स, थोड़े स्मॉल, इससे कंपेयर टू थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स और थोड़ा सैंड रहता है, ठीक है। लोमी में बिग स्मॉल मिक्स रहते हैं सैंड, मिट्टी जो है वो बिग स्मॉल जो पार्टिकल्स है वो मिक्स रहते हैं, और जो क्ले में वो एकदम ही छोटे, एकदम बारीक, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं मिट्टी के, ठीक है। ये अभी आपको टाइप पता चल गया होगा। सो मैं अभी आपको पर्कुलेशन और एरिएशन रेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जब पर्कुलेशन रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, पर्कुलेशन मतलब पानी जल्दी जाएगा, जल्दी ज़्यादा जाएगा पानी, मतलब वहाँ पे भी एयर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या कम रहेगा, वाटर कैपेसिटी कम रहेगा, ठीक है। समझा अभी आपको। वैसे ही यहाँ पे जब बाकी चीज़ों में मॉडरेट रहेगी चीज़ें, यहाँ पे और यहाँ पे सब चीज़ें मॉडरेट रहेंगी, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, बराबर रहेगा, मॉडरेशन रहेगा। फिर क्ले में क्या होगा, पर्कुलेशन कम हो जाएगा और एरिएशन भी कम हो जाएगा, पानी कम जाएगा, हवा कम जाएगी, तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। सो सैंडी में और क्ले में ही ऐसा होता है, बाकी दो जो सॉइल है वहाँ पे मॉडरेट होती है चीज़ें, ठीक है। सो अभी हम इसके ऊपर जो सीटेड में क्वेश्चंस पूछे गए वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है वो मैंने सीटेड एग्ज़ाम से ही ये क्वेश्चंस निकाले, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे देखो, आपको आइडिया आएगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसमें से किस में सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो नहीं इंक्रीज़ होगा, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रॉप्स वाइल स्लोइंग। जब हम दो सीड्स लगाएंगे तो उसमें जो डिस्टेंस है वो कम रखना है, ऐसा उन्होंने बोला। दूसरा है, ओके यहाँ पे नॉट का क्वेश्चन है, तो हम पहले नॉट को सर्कल कर देंगे। दूसरा है, सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है, नॉट, जो रॉन्ग है वो ढूंढना है, ठीक है। लीव द फील्ड और अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, मतलब जब हम दो अलग क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें थोड़ा गैप छोड़ देना चाहिए, लैंड को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली एवरी सीज़न, हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स लगाने चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट वन, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अभी यहाँ पे दिया है, करेक्ट कौन सा है वो ढूंढना है, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर। सेकेंड है, फर्टिलाइजर्स एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइज़र वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये करता है क्या, तो नहीं, ये गलत लग रहा है मुझे। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू दिस सॉइल। फर्टिलाइज़र ह्यूमस देता है सॉइल को, नहीं। फर्टिलाइज़र इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल, नहीं, वो तो माइक्रोब्स मार देता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही लग रहा है। सो ऐसे जब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, रॉन्ग वाला ढूंढना है। तो अगर आपने अभी क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, इन सब के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया वो अगर याद रहेगा तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब यहाँ पे एक चीज़ गलत दी है वो ढूंढनी है। सो वाटर रेसिटेशन कैपेसिटी क्ले सॉइल इज़ बेटर दैन लोमी सॉइल, मतलब पानी कहाँ ज़्यादा हो, रेसिटेशन ज़्यादा कहाँ रहेगा, क्ले सॉइल में, ऐसा वो बोल रहे, तो ये तो सही है,
और हमें गलत ढूंढना है। पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल इज़ मच स्मॉलर दैन लोमी सॉइल, ये भी सही है, लोमी सॉइल से छोटे रहते पार्टिकल्स क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल इज़ मोर फर्टाइल एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल, ये भी सही है। क्ले सॉइल इज़ बेटर एरिएटेड दैन लोमी सॉइल, ये गलत हो गया, मतलब हमें जो हमारा आंसर है वो मिल गया, दैट इज़ 4। ओके, ये जो है वो सेम क्वेश्चंस है बट वो नेक्स्ट पेपर में पूछे गए, इसलिए यहाँ पे भी वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये अब भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, ये देखो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। रीड द सिचुएशन। अभी यहाँ पे दो सिचुएशन दिए, एक सिचुएशन है ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए होराइजन एंड बी होराइजन इच एडवांटेजेस ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ए और बी जो होराइजन है उसमें से हमें प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। सी इज़ रिच इन ह्यूमस विच मेक सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। अभी जो 2 है वो ऐसा बोल रहा है कि ह्यूमस, अगर आपको लेयर्स याद हो तो मैंने ऊपर ह्यूमस बताया था और ये तो सी होराइजन में बता रहा है, मतलब ये जो हमारा सिचुएशन रॉन्ग है, सिर्फ पहला ही करेक्ट है। तो ऐसा आंसर कहाँ पे दिया है, ओनली 1 इज़ ट्रू, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट आते होंगे ना ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर जाओगे, राइट। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेट करना है। क्ले सॉइल कंटेन्स सैंड एंड स्लिट, percolation of water is faster in loamy than clay soil, sandy soil has greater proportion of big particles, loamy soil contains humus। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना है, ठीक है। तो क्ले सॉइल है वो प्योर जो इसका रहता है सैंड का, तो ये तो गलत हो गया। परकुलेशन इज़ फास्टर इन लोमी सॉइल दैन क्ले सॉइल, ये करेक्ट है, मतलब पानी जल्दी कहाँ पे जाएगा, फास्ट कहाँ पे सोक होगा, लोमी सॉइल में। सैंडी सॉइल हैज़ ओके, लोमी सॉइल में तो मॉडरेट होगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, सो सॉरी, ये भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है। सैंडी सॉइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग, मतलब सैंडी जो सॉइल है उसमें बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, ये करेक्ट है। और लोमी सॉइल जो है उसमें ह्यूमस कंटेन है, ऐसा उन्होंने बोला है। सो लोमी का जो ह्यूमस कंटेनेशन का जो पार्ट है उसके वजह से जो क्ले सॉइल रहता है उसमें इतना ह्यूमस नहीं पहुंच पाता है, राइट। सो बेसिकली ये दोनों करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग है, तो ये दोनों करेक्ट है और हमें 2 ढूंढने थे। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल अभी ये स्टेटमेंट में मुझे कन्फ्यूजन हुआ तो मैं सी ऑप्शन कहाँ दे के रखा है वो चेक करूँगी। सो सी यहाँ पे दोनों जगह दिया हुआ है ना, बट मेरा बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो कौन सा बन जाएगा, मेरा थर्ड आंसर बन जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, अगर एक भी आपको पॉइंट आता है ना तो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड्स। असर्शन ऐसा बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन के वजह से फ्लड्स होता है। रीज़न उसका दिया है इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर रिड्यूस ड्यूज टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अभी डिफॉरेस्टेशन होने के बाद क्या होता है ये रीज़न दिया है, तो जो रेट ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है, वो इनफिल्ट्रेशन के वजह से कम हो जाता है, तो जो कि बराबर है, अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो ये चीज़ें होंगी, राइट। सो इसलिए हमारे बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ना असेंडिंग ऑर्डर दे के रखी है जो हमें लगानी है। तो जैसे अगर आपको पता हो असेंडिंग मतलब ये जो ऑर्डर रहती है जैसे सैंडी स्लेट लोमी क्ले, मैंने आपको बताया था, वो जो ऑर्डर है वो आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली ये देखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऐसा रहेगा, जो हमने ये जो किया था उसमें वाटर था, वाटर के नीचे क्ले थी,
ओके, क्ले के बाद थोड़े जो पार्टिकल्स वाला एरिया था उसको हम स्लीट, फिर नीचे सैंड थी, ठीक है, और लास्ट में था रॉक्स हमारे ग्रेविल। सो इसके हिसाब से हमें जो चीज़ें याद आ रही है वो ग्लास में क्ले था, सैंड थी और फिर ग्रेविल था। सो ऐसा ढूंढ, सो यहाँ पे देखना, क्ले, स्लीट, क्ले, सैंड, ग्रेविल, रॉक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, इसमें किसका क्या डिफरेंट है। डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्री कट की बात हो रही है, ट्री कट हो जाएगा तो डेजर्ट में बदल जाएगा, और ट्री जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो जो सॉइल है वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें वो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है, बट ये एक ही है जो हमें सेविंग के बारे में बता रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कंजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पे हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के वजह से कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। तो यूट्रोफिकेशन अगर देखा जाए तो वो एक्सेस यूज़ के वजह से होता है, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करने से होता है, ठीक है। फिर ये दो बायो मैग्निफिकेशन है वो भी पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से होता है, नाइट्रिफिकेशन है वो भी पेस्टिसाइड और वो यूज़ करने से होता है, बट सॉइल इरोजन जो है वो विंड और उसके वजह से आता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सॉइल इरोजन हो जाएगा। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अगर नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए हो तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।